नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। 10 बजे 10 रिपोर्ट में अगले आधे घंटे में आपको रूबरू करूंगा दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। कौन सी वो 10 बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। आज 10 बजे 10 रिपोर्ट में सबसे पहले आपको दिल्ली में सदन के पहले दिन जो रार जोरदार हुई है उसके बारे में बताएंगे कि क्या विपक्ष का प्रदर्शन रहा और किस तरीके से सदन का पहला दिन बीता है। और उसके बाद आपको बताएंगे कि इस अमृतकाल में कैसे आपातकाल की चर्चा तेज हो गई है। बहस जो है अब सियासत की आपातकाल के इर्द गिर्द घूम रही है। सरकार क्या कह रही है, विपक्ष क्या कह रही है, इसी आपातकाल पर चर्चा इसके बारे में करेंगे। और तीसरी बड़ी कहानी आज 10 बजे 10 रिपोर्ट में दिल्ली से ही होगी, क्योंकि वहां पर जल मंत्री अतिशी अनशन पर बैठी हुई हैं और टेंशन बढ़ गई है। चौथा दिन आज उनके अनशन का था। क्या कुछ तस्वीर और कहानी है वहां की बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि पहले दिन सदन के पहले ही दिन संसद में नीट का हीट जो है वो किस तरीके से हाई रहा और नीट की हवा किस तरीके से सदन के अंदर भी जोरों शोरों से बहती रही है। इसके बाद पांचवी कहानी आज 10 बजे 10 रिपोर्ट में रानी दुर्गावती को सीएम का जो नमन हुआ है। आज जबलपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर। क्या कुछ वहां की तस्वीरें रही आपको बताऊंगा। छठी कहानी मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र से जुड़ी होगी, क्योंकि इंतजार खत्म हो गया और पूर्ण बजट अब मध्य प्रदेश की सरकार पेश करने वाली है। इसकी क्या कुछ इनसाइड स्टोरी है, पूर्ण बजट किस तरीके का होगा, इसको लेकर चर्चा करेंगे हम लोग आज। उसके बाद सातवीं और अहम खबर होगी छत्तीसगढ़ से, क्योंकि वहां पर भी आपातकाल की चिंगारी सुलगी हुई है। बीजेपी पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करने वाली है, कार्यक्रम करेगी और वहां पर खुद से मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। आठवीं खबर 10 बजे 10 रिपोर्ट में रायपुर से ही होगी। रायपुर में परिसीमन होने वाला है, इसको लेकर सियासत कुछ जो है अलग तरीके से हो रही है। विपक्ष का कहना है कि अभी परिसीमन करने की कोई तुक ही नहीं है, कोई बात ही नहीं उठ सकती है, ड्राफ्ट तो तैयार ही नहीं है। नौवीं बड़ी खबर पंडित जी के ऊपर होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा को अब बरसाने में आने पर मनाही हो गई है, क्योंकि उन्होंने राधा रानी पर एक विवादित टिप्पणी दी थी। क्या कुछ पूरी कहानी है आपको बताएंगे। और आखिरी खबर जो है वो रहेगी बीजेपी के समर्थन करने पर एक पति ने अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दे दिया। ये क्या कहानी है, रोचक कहानी, ये भी आपको बताएंगे। शुरू कर रहे हैं 10 बजे 10 रिपोर्ट की कहानी। आज सदन का पहला दिन था और यह पहला दिन बहुत जोरदार रहा कई मायनों में, क्योंकि सदन में सब कुछ सांकेतिक नहीं होता है। अगर हाथ में संविधान की कॉपियों के साथ विपक्ष के तमाम नेता आज सदन पहुंचे थे, साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी कोशिश ये की गई अपनी शक्ति को दिखाने की, तो फिर आज सदन का पहला दिन रहा कैसा, आरोप क्या लगे, प्रत्यारोप क्या लगे और प्रोटेम स्पीकर पर ही बवाल शुरू हो गया था। पूरी कहानी सदन के पहले दिन की इस रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र और पहले सत्र का पहला दिन, जनतंत्र में ईश्वर को साक्षी मानते हुए राष्ट्र कल्याण के लिए शपथ लेता हुआ संसद आज एक तरफ जितना व्यापक प्रतीत हो रहा था, उतना ही जीवंत भी दिखाई पड़ रहा था। क्योंकि सदन के भीतर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध और सियासी वार पलटवार ने आज एक बात तो स्पष्ट कर दी कि अब की बार सदन में रार ठनेगी जोरदार। सत्र के पहले ही दिन विपक्षी पार्टियों के सांसद हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर संसद पहुंचे और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में नियमों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। 18वीं लोकसभा में बीजेपी सांसद भृतहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। महताब पिछले 7 बार से ओडिशा के कटक से बीजेडी के टिकट पर सांसद बनते आ रहे हैं और 2024 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। विपक्ष का कहना है कि वरिष्ठता के आधार पर केरल से 8 बार के सांसद कोडिकुन्निल सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने इस विषय पर गंभीरता नहीं बरती, लिहाजा विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर के पैनल में शामिल होने से मना कर दिया। I met all the leaders. Just now I met DMK Parliamentary Party leader T.R. Baluji. Everybody agrees that pro-tem speaker has never been an issue in the history of Indian Parliament. संविधान की किताब को अपने पंजे में थामकर ही राहुल गांधी ने पूरे लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था और आज भी राहुल गांधी सदन में संविधान की किताब के साथ ही पहुंचे। सदन के भीतर जब प्रधानमंत्री बतौर सांसद शपथ ग्रहण करने पहुंचे तो राहुल गांधी पीएम को संविधान की किताब दिखाते नजर आए। लोकतंत्र में सदन के भीतर इस तस्वीर का मतलब महज सांकेतिक नहीं है, बल्कि इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि सियासत में बहस अब उसी संविधान के शब्दों पर होनी है जिसको धूमिल करने का आरोप मौजूदा समय में विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगाती है। और इसे राजनीति की विडंबना ही कहेंगे कि हाथ में संविधान थामे इसी कांग्रेस पर इमरजेंसी के दौरान संविधान की हत्या का आरोप भी लगता है। क्योंकि देखिए जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी
अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। सियासत में तमाम बार पलटवार के बीच कुल मिलाकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तान की सियासत में गांधी और संविधान दो ऐसे तत्व हैं जिनका जिक्र महज संयोग और सहूलियत तक ही सीमित रहता है। लेकिन ये बात भी तय है कि इस संयोग को झुठलाकर हिंदुस्तान की सियासत का आधार बनाना या बदल देना किसी भी तरह की राजनीति के शक्ति के बाहर ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 24 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का पहला सदन का सत्र रहा, लेकिन 25 जून 1975 को इसी देश में आपातकाल घोषित किया गया था। और अब अमृतकाल में आपातकाल की बहस ने एक बार फिर से राजनीति के अंदर अपनी जगह बना ली है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने भी आपातकाल का जिक्र किया और उस प्रधानमंत्री के जिक्र पर पलटवार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी आपातकाल का जिक्र किया। दोनों के बयानों से राजनीति के अंदर इस अमृतकाल के अंदर आपातकाल की बात को समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। 50 साल पहले लगा आपातकाल। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने देश में लागू रही इमरजेंसी। आपातकाल पर आर पार। 1975 में लगाए गए आपातकाल को कल 50 साल पूरे हो रहे हैं। इमरजेंसी वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होती है और कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। आज से सत्र की शुरुआत हुई तो पीएम मोदी ने संसद भवन परिसर में आपातकाल की तारीख पर बोलते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने आपातकाल को याद करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र में काला धब्बा है। अब किसी की ताकत नहीं जो इमरजेंसी लगा सके। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। इमरजेंसी पर हुए पीएम मोदी के हमले का जवाब देने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के विपक्ष पर तीखे हमले का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की नैतिक हार के बाद भी अहंकार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को 50 साल पुराना आपातकाल तो याद है, लेकिन अघोषित आपातकाल का पिछला दशक याद नहीं। इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। कुल मिलाकर इमरजेंसी को लेकर आर पार वाली सियासी आरोपों के बीच लोग उस आपातकाल को भी याद कर रहे हैं जो उस वक्त देश पर थोपा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अमृतकाल में आपातकाल की बात तो हो रही है, लेकिन यह आपातकाल का जिक्र जो है यह महज सियासी है। लेकिन इस देश में एक ऐसा राज्य है जहां पर आपातकाल की स्थिति हमेशा बनी रहती है और हर बार जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, सरकार उसको टैकल करने के बजाय अक्सर खुद ही सत्याग्रह और अनशन पर बैठ जाती है। दिल्ली में फिलहाल जल संकट जारी है, लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पिछले 4 दिन से अनशन पर बैठी हुई हैं, आरोप लगा रही हैं बीजेपी शासित हरियाणा पर कि हरियाणा दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं दे रहा है। दिल्ली में फैली पानी की आग ने चारों तरफ गर्माहट को बढ़ाया हुआ है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के बाद आतिशी ने 21 तारीख से सत्याग्रह करने की चेतावनी दी थी, लेकिन आतिशी के इस अनशन ने सियासत की आग में ऐसी आहुति डाली है कि अब चारों तरफ उनके इस अनशन की ही चर्चा है। 24 जून यानी सोमवार को आतिशी के अनशन का चौथा दिन था, लेकिन मामला तब बिगड़ा जब अनशन पर बैठी आतिशी की तबीयत भी बिगड़ गई।
सोमवार को उनकी जांच के लिए लोकनायक अस्पताल से डॉक्टरों की एक टीम पहुंची और डॉक्टरों की इस टीम ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह भी दी। डॉक्टरों की टीम ने बताया कि उनका वजन 2 किलो 200 ग्राम घट गया है और उनका ब्लड प्रेशर भी लो है, लेकिन आतिशी ने अस्पताल में भर्ती होने से साफ मना कर दिया। आतिशी ने सोमवार सुबह वीडियो जारी कर कहा कि पिछले 3 हफ्तों से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। मेरा स्वास्थ्य कितना भी खराब क्यों ना हो, मेरा ये अनशन करने का संकल्प दृढ़ है और जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल जाता, मेरा अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन 28 लाख दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ जाती है, जब तक हरियाणा सरकार इन 28 लाख दिल्ली वालों का पानी नहीं छोड़ती। इससे पहले आतिशी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सत्याग्रह की चेतावनी दी थी और हरियाणा सरकार पर पानी न देने का आरोप लगाया था और कहा था कि मैं तब तक अनशन पर बैठी रहूंगी जब तक दिल्ली के लोगों की प्यास नहीं बुझ जाती। अब राजनीति का फलसफा देखिए कि दिल्ली की जल मंत्री पानी के इंतजाम करने का रास्ता ढूंढने की बजाय खुद ही अनशन पर बैठ गई हैं और दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। आतिशी के इस अनशन पर बीजेपी की मुखर महिला नेता शाजिया अल्मी ने भी पलटवार किया और पानी के मुद्दे पर चल रही सियासत पर आतिशी को जमकर घेरा। उन्होंने इस तरह से मिसमैनेजमेंट किया है और गड़बड़ घोटाला किया है जिसके चलते दिल्ली में आज हाहाकार मचा है। और वो रही आतिशी जी, झूठ बोलने की, फरेब की जो उस्ताद हैं, सबसे बड़ी माहिर। वो क्या कह रही हैं कि वो अब जो है सत्याग्रह करेंगी। मतलब सत्याग्रह जैसी एक सुंदर चीज को, एक इतनी प्योर और शुद्ध चीज को, उसको भी बदनाम करेंगी। अब आतिशी का ये अनशन दिल्ली की प्यास बुझा पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सरकार के ऐसे आंदोलनकारी और अनशन वाले रवैये पर सवाल और सियासत सुलगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दिल्ली के जल संकट के थोड़े से तह में जाएंगे तो आपको समझ में आएगी कि दिल्ली में पानी की समस्या उस वक्त से ही होनी शुरू हो गई थी जब अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर तमाम जद्दोजहद आम आदमी पार्टी कर रही थी। तो आरोप यही है आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि क्यों समय रहते आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जल मंत्री आतिशी ने भी समय रहते दिल्ली के जल संकट को क्यों नहीं सुना और तब जाकर हरियाणा सरकार पर आरोप लगाना जब जाकर स्थिति बहुत खराब हो गई है, ये कितना सही है। खैर, खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी दिल्ली की बात करेंगे क्योंकि प्रदर्शन दिल्ली में भी हुआ है। आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर नीट में कथित धांधली को लेकर प्रदर्शन किया है। नीट मामले पर लगातार सियासत भी तेज है और बच्चों के अंदर असंतुष्टता का जो माहौल है वो अब तक बना हुआ है। सीबीआई जांच तो जरूर कर रही है, लेकिन नीट के मसले पर हल कब मिलेगा बच्चों को, ये अब तक समझ नहीं आ रहा। आप रिपोर्ट देखिए। तो इस तरह का क्राइम करने में भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल एक्टिविटी करती है। नीट परीक्षा लीक मामले पर विपक्ष बुरी तरह से भड़का हुआ है। देश भर में कांग्रेस और विद्यार्थी संगठन सड़क पर हैं। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक हल्ला मचा हुआ है। आज हॉस्टल में 3-3 साल 4-4 साल प्रिपेयर होके नीट एग्जाम दिए, तो आज आप हमारे इज्जत निकाल रहे, तो हमारे बच्चों का भविष्य के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इस तरीके के घोटाले का लेबोरेटरी है। 40 एग्जाम मध्य प्रदेश में हुए, भर्तियों की अलग या पीएससी की एग्जाम्स की इस तरह की गतिविधियां अगर कहीं से प्रारंभ हुई तो वो मध्य प्रदेश ही है। बार बार जो एबीवीपी के और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोगों को इस तरह के ठेके, जिम्मेवारियां या पदों पे बिठाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह का क्राइम करने में भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल एक्टिविटी करती है। आज पहले दिन ही नीट की गूंज संसद में सुनाई दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सांसद के तौर पर जैसे ही शपथ लेने के लिए उठे, विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने नीट के नारे लगाए। विपक्षी नारेबाजी के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ ग्रहण किया।
विपक्ष ने अपने तेवर से जता दिया कि वे इस बार सरकार को किसी भी मुद्दे पर फ्री हैंड देने के मूड में नहीं हैं। इस सब आरोपों, मांगों और विरोध प्रदर्शनों के बीच सीबीआई की टीम गोधरा पहुंची। गुजरात पुलिस ने ये मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। पटना से शुरू हुए पेपर लीक मामले के तार गुजरात तक पहुंच गए हैं। दरअसल शिक्षा मंत्रालय की ओर से नीट यूजी 2024 एग्जाम में कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। जांच मिलने के तुरंत बाद एजेंसी कार्रवाई में जुट गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने रविवार को एफआईआर दर्ज करा ली। मामले की जांच के लिए सीबीआई ने स्पेशल टीमें भी बनाई है। उधर विपक्षी पार्टियां नीट यूजी एग्जाम 2024 रद्द करने की मांग पर अड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए 10 बजे 10 रिपोर्ट में लौटते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस सत्र में मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी और माना जा रहा है कि यह बजट 3.5 लाख करोड़ का होने वाला है। एक तरफ सरकार का कहना है कि वो जनहितकारी बजट लाने वाली है, तो वहीं विपक्ष भी सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए अपनी कमर कस रही है। पूरी तैयारी के साथ है विपक्ष कि इस बार सत्ता पक्ष को विधानसभा के सत्र में घेरेगी वो। पूरी कहानी इस रिपोर्ट में है, इस रिपोर्ट को देखिए। 1 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। ये 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। इस सत्र में बजट और अनुदान मांगों पर चर्चा के साथ सरकार आधा दर्जन विधेयक भी विधानसभा में मंजूरी के लिए लाएगी। बजट की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट पेश होगा वो बेहतर और जनहितकारी होगा। बजट पूर्व तैयारी जो करना चाहिए वो पूरी बजट पूर्व तैयारी चल रही है और बाकी लोगों से भी, आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। सभी विभागों से भी हमने तैयारी के संबंध में पूरी जानकारी ली है। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाला मध्य प्रदेश सरकार का बजट यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो बजट पेश होगा हमारा मध्य प्रदेश सरकार का, वो बेहतर होगा, जनहितकारी होगा, जनता से जुड़ा हुआ होगा, जनता के लिए होगा और सर्वस्पर्शी बजट हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, ये भी सुनवाते हैं। कांग्रेस के पास नहीं है कुछ। कांग्रेस पहले तो जब सरकार में बैठे थे तब का बता दे। अभी तो कोई कमी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। पूरी तरह से सरकार अच्छी चल रही है और जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी वो निरंतर जारी रहेगी। किसी प्रकार की कोई कटौती उसमें नहीं होगी। इधर मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस की तैयारियां भी पूरी हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार का सत्र खूब हंगामेदार होगा। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के ट्वीट से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार कांग्रेस नर्सिंग घोटाला, शिक्षकों की नियुक्ति समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। सुनीता सीजू को रजिस्ट्रार नर्सिंग की उनको बर्खास्त किया, एक अच्छा कदम है। लेकिन मोहन यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि बड़े मगरमच्छों को आप क्यों छोड़ना चाहते हो? एसीएस सुलेमान जो कोरोना काल से घोटाले करते आ रहे हैं, क्या वो इसके अंदर भागीदार नहीं है? विश्वास सारंग जो इसके मंत्री रहे, क्या वो इसमें भागीदार नहीं है? तो ये सीधा सीधा घोटाला करने वाले ये लोग हैं। इन पे ये बड़े मगरमच्छ है। मोहन यादव जी, इन पे कार्रवाई करना चाहिए, ना कि कोई छोटी मछली पे कार्रवाई। तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इन मुद्दों को उठाने का इशारा पहले ही कर दिया था, जब उन्होंने नर्सिंग घोटाला मामले में सोशल मीडिया पर जनता से आह्वान किया कि जनता उन्हें मुद्दे और जानकारियां भेजे, ताकि मुद्दों को कांग्रेस सार्थक तरीके से विधानसभा में उठा सके। कांग्रेस पार्टी आपका सहयोग चाहती है इस सरकार के चेहरे को उजागर करने के लिए, आम जनता का सहयोग चाहती है, करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष जी ने एक टोल नंबर संदर्भ में जारी किया, उसका उपयोग करो, साक्ष्य भेजो, जानकारियां भेजो।
मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारी में जुटा है। जहां विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। अब देखना होगा कि सत्र में कौन किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। नगरीय निकाय चुनाव से पहले रायपुर नगर निगम के परिसीमन का काम जो है वो शुरू हो गया है। इस परिसीमन कार्य में रायपुर के 70 वार्डों की जनसंख्या का एक जैसा किया जाएगा और 2011 की जनसंख्या के अनुसार बात करें तो रायपुर के एक वार्ड में लगभग 14,000 की आबादी होनी चाहिए। लेकिन रायपुर में अभी ऐसे कई वार्ड है जहां पर आबादी 14,000 से कहीं ज्यादा है। इसलिए सरकार की ओर से परिसीमन का कार्य 24 जून से ही शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस पर सियासत भी जो है वो बहुत तेज हो गई है। अलग अलग दल के नेता क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। 2011 की जनगणना के अनुसार रायपुर की आबादी इस समय करीब 10,48,000 है। इसी को आधार मानकर हर वार्ड में करीब 14,000 की जनसंख्या के अनुपात में वार्डों का परिसीमन किया जाएगा। इससे कई वार्डों के मतदाता इधर से उधर हो जाएंगे। लेकिन इसे लेकर पार्षदों में अभी से खलबली शुरू हो गई है। पहले आप परिसीमन का पूरा खाका समझ लीजिए। 24 जून से 8 जुलाई तक वार्डों का विस्तार होना है। 9 जुलाई से 15 जुलाई के बीच परिसीमन का प्रकाशन होगा। 18 जुलाई तक तमाम आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे। रायपुर नगर निगम में परिसीमन का कार्य जल्द शुरू होगा, जिसके बाद 14,000 के अनुपात में वार्डों को बांटने की कवायद शुरू होगी। रायपुर में परिसीमन से पहले राजनीतिक दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। रायपुर में हुई MIC की बैठक में लगभग 2 घंटे तक परिसीमन को लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद महापौर एजाज ढेबर ने इस परिसीमन के कार्य को गैर उपयोगी बताया। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि जनगणना अभी हुई नहीं है, फिर किस आधार पर शासन परिसीमन की बात कर रहा है। आप 2024 और 25 में फिर वापस आप परिसीमन करवा रहे हैं और आधार आपने 2011 का ही रखा है। इसमें आज करीब 1 से 1.5 घंटे तक चर्चा चली। फिर आखिरी में जो निष्कर्ष निकला वो यह निष्कर्ष निकला कि इसके लिए SDM साहब को, ADM साहब को, जो इनके नोडल के अधिकारी है, एक ट्रेनिंग की जाएगी और उसमें पक्ष के 7 लोग और विपक्ष के 7 लोग, इन लोगों को बैठा के पूरी ट्रेनिंग बताया जाएगा, पूरा विवरण समझाया जाएगा और उसके बाद फिर यह परिसीमन की जो है प्रक्रिया पूरी होगी। जहां सरकार की ओर से परिसीमन के कार्य के श्री गणेश के आदेश दे दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी कर रही भाजपा पार्षद दल महापौर की तरफ से उठाए जा रहे सवाल को लेकर आक्रामक है। रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का कहना है कि परिसीमन से महापौर जी को दिक्कत क्यों हो रही है, आखिर वो परिसीमन से भाग क्यों रहे हैं। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है परिसीमन से माननीय महापौर जी को दिक्कत क्यों हो रही है। परिसीमन जनता के हमेशा लाभ के लिए होता है। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या अधिक है, कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या कम है। तो जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, उसको काम करने में दिक्कत होती है। अचानक से महापौर जी का परिसीमन का विरोध करना समझ से परे है। योजनाओं के सही क्रियान्वयन को लेकर सरकार की ओर से परिसीमन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्षद दल का कहना है कि इसके ड्राफ्ट के तैयार होने के बाद ही हम इसकी उपयोगिता के बारे में समझेंगे और अगर यह उपयोगी नजर नहीं आया तो इसको लेकर प्रदर्शन भी करेंगे। कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है और ऐसे में रायपुर में अब गली मोहल्ले की राजनीति शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। किसी पार्टी और विचारधारा से नफरत कितनी ज्यादा हो सकती है, आप उसको इस खबर से समझिए कि छिंदवाड़ा में एक पति ने भाजपा का समर्थन करने की खातिर अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पूरी कहानी इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट को देखिए। छिंदवाड़ा से एक अनोखा मामला देखने को मिला है। MP के छिंदवाड़ा में 3 तलाक का एक अनोखा मामला सामने आया है। छिंदवाड़ा में भाजपा का समर्थन करने से नाराज पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां मुस्लिम समुदाय की महिला के भाजपा में शामिल होने से नाराज पति ने उसे ट्रिपल तलाक दे दिया। अब पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब इस पूरे मामले को विस्तार से समझ लीजिए। दरअसल ट्रिपल तलाक का यह अनोखा मामला पत्नी के बीजेपी में शामिल होने पर आया है। पति दहेज के लिए भी अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था और 8 साल पहले ही इनकी शादी हुई थी।
पुलिस ने अब इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कोतवाली टीआई उमेश गुल्हानी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। उधर छिंदवाड़ा में इस मामले को लेकर चर्चा का बाजार भी गर्म है। लोग कह रहे हैं कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद 3 तलाक के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।